इस लेक्चर से स्टूडेंट्स हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अगर आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा क्योंकि काफ़ी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। राइट, जैसे वहाँ पे स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वैसे ही इस चैप्टर में आप देखेंगे मूविंग चार्जेस या करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। राइट, सो जैसे वहां पे हम कूलाम्स लॉ से राइट हम कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही कूलाम्स लॉ की जगह यहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ है, अभी हम देखेंगे उसको इसी लेक्चर में। राइट, जैसे वहां पे गॉस लॉ होता था जिससे हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, सो हियर वी हैव एम्पियर्स सर्किटल लॉ, राइट, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो काफी सिमिलैरिटी है इस चैप्टर में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और नेक्स्ट चैप्टर में विच इज मैग्नेटिज्म इन मैटर। राइट, सो इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, राइट, बायोट-सावर्त लॉ, एंड विल कंपेयर बायोट-सावर्त लॉ विद कूलम्स लॉ। राइट, सो ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायोट-सावर्त लॉ, राइट, ये सब काफी रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अभी देखते हैं हम फर्स्ट, लेट्स इंट्रोड्यूस थोड़ा बेसिक देखते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। देखिए मूविंग चार्जेस मूविंग चार्ज हमने शुरू में एक चीज पढ़ी थी, एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट अगर कोई स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज मींस अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आई विल ब्रिंग अनदर चार्ज, राइट, देन दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। राइट, अब देखिए स्टैटिक चार्ज जब मूव करने लगेगा तो हम आ गए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। राइट, सो इफ अ चार्ज इज मूविंग देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कब मूव हुए थे? जब मैंने अक्रॉस दिस कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लग गए थे। राइट, सो व्हेन चार्ज इज मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, व्हेन चार्ज ड्रिफ्ट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो हम कहते हैं करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अब जब करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, इसमें अगर हम इसके आसपास की रीजन की बात करें तो वो आ जाते हैं हम इस चैप्टर पे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। इस चैप्टर में हम देखेंगे अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट, सो इसके आसपास की जो स्पेस है, राइट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे स्टैटिक चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वैसे ही जो चार्ज इस कंडक्टर में मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। राइट, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? अगर आप एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसके पास आप मैग्नेटिक नीडल लाओगे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी। राइट, मैग्नेटिक नीडल तभी डिफ्लेक्ट होती है अगर वो किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है। राइट, दैट मीन्स इसकी स्पेस के अराउंड जिसमें करंट बह रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज वाई द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। राइट, इस तरीके से प्रूव हो जाता है। कुछ ऐसा ही हम ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ेंगे, सिंपल से एक्सपेरिमेंट है। राइट, फिर बायोट-सावर्त लॉ से हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट, और फिर हम बायोट-सावर्त लॉ को कूलाम्स लॉ से कंपेयर करेंगे, क्योंकि कूलाम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, बायोट-सावर्त लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन देखेंगे। राइट, और बायोट-सावर्त लॉ को हम फिर वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे, एग्जाम में आता है। राइट, ये सारा तो इसमें से बायोट-सावर्त लॉ सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और इस चैप्टर का बेस ये लेक्चर है। अगर आपको ये समझ में आया तो आगे आपके लिए बहुत आसानी होगी। राइट, सो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, इन दोनों में क्या रिलेशन है? राइट, अब देखिए बहुत साल तक मूविंग चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हमें पता है। अब अगर चार्ज मूव करता है, दैट मीन्स मूव करता है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब हमें लास्ट लेक्चर से पता है जब भी चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। राइट, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को बहुत साल तक 2000 साल से हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है। राइट, लेकिन इनको दोनों को इंटर रिलेट नहीं किया था किसी ने। राइट, बहुत समय तक
बहुत समय के बाद ऑयरस्टेड इन द ईयर 1820, राइट, आई जस्ट राइट इट डाउन। ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऑयरस्टेड, ओ ई, सॉरी, ओ ई आर एस टी ई डी, ऑयरस्टेड, right, in the year 1828, 1820, I'm sorry. What he did, करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट, जैसे ये आपका, what he did, he took this करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से, राइट। अब करंट कैरिंग कंडक्टर, इसने उन्होंने कंडक्टर लिया, राइट, इसका पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं ऐसे, राइट, ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस, एक की है, राइट। अब मैं जब ये की को क्लोज करूंगा, और व्हाट ही डिड, ऑयरस्टेड व्हाट ही डिड, ही क्लोज्ड दिस की, करंट फ्लो हुआ इस कंडक्टर में, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। नाउ व्हाट ही डिड, इस करंट, ऑयरस्टेड ने बेसिकली क्या नोटिस किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जैसे ये, जब वो इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल लेके आए, कंपास नीडल लेके आए, देन दैट कंपास नीडल शोड डिफ्लेक्शन, राइट। देन व्हाट ही डिड, करंट कैरिंग कंडक्टर में ही रिवर्स्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, जब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स किया तो डिफ्लेक्शन भी दूसरे डायरेक्शन में होने लगा, राइट। और जब कंडक्टर में करंट नहीं फ्लो कर रहा था, देन देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, राइट, इट वाज रेस्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉर्मल, राइट। सो दैट मींस करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रही है, और जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट। और हमें पता है कंपास नीडल की हेल्प से वी कैन चेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिससे प्रूव हो सका दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। क्या क्या चाहिए था इस चीज के लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड, राइट। जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो मैग्नेटाइज्ड होती है, राइट। सो जैसे ही वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के एनवायरमेंट में आती है, देन दैट इट शोज डिफ्लेक्शन, राइट। सो लाइक दिस, he bought he bought a needle, like this। अब देखिए जब इसमें जो आपका करंट था, राइट, जब इसमें करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है, राइट, ये कोई कंडक्टर है ए बी, तो देखिए ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, राइट, इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी। एक अब अभी ये पहले ऐसी थी हॉरिजॉन्टल, और ये ऐसे को डिफ्लेक्ट हो गई जब करंट का डायरेक्शन ये था, राइट, सिंपल। अब देखिए करंट, जब करंट नहीं था इस वायर में, व्हेन देयर वाज नो करंट फ्लोइंग, तो ये ऐसे ओरिजिनल पोजीशन में थी, राइट, नो डिफ्लेक्शन। अब देखिए फर्दर एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा प्रूव करने के लिए क्या किया गया, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया ऑयरस्टेड ने, राइट, ही चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ही चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने पे डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगा। अब डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे हो गया, इधर से ऐसे, ऐसे, राइट, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अब देखिए जो मैग्नेटिक नीडल नीडल थी आपकी, वो दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लगी, इस तरह से। पहले ऐसे हो रही थी डिफ्लेक्ट, अब ये ऐसे होने लगी डिफ्लेक्ट, राइट। सो यहाँ पे क्या था, डिफ्लेक्शन
Deflection is in opposite direction. Deflection is in opposite direction. Only reversing the current. Right? I hope this is clear. ये एक एक्सपेरिमेंट था, राइट? और एक और चीज देखिए, जो डिफ्लेक्शन है, मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है, वो एक रूल से दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल. एम्पियर्स स्विमिंग रूल. एम्पियर स्विमिंग रूल से हम कुछ कुछ ऐसे रूल्स देखेंगे इस चैप्टर में, राइट? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए भी एक रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल. एम्पियर स्विमिंग रूल कहता है, अगर ये कोई कंडक्टर है, इसी डायरेक्शन में कोई बंदा स्विम कर रहा है, राइट? यहां से स्विम कर रहा है इस तरह से दैट इसके फीट से करंट आता है, राइट, और हेड से निकल जाता है, राइट. और ये कंटिन्यूअसली इस नीडल की तरफ देखता है, ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस नीडल, राइट, सच दैट ये नॉर्थ पोल है नीडल का, ये है साउथ पोल. ही इज लुकिंग एट दिस नीडल सच दैट जो नॉर्थ पोल है, राइट, ये वहां डिफ्लेक्ट करेगा इसके लेफ्ट हैंड की तरफ. ये है एम्पियर स्विमिंग रूल, जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी, नीडल का डिफ्लेक्शन पता लगेगा, नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, राइट. सो हमें यहाँ से डायरेक्शन पता लगा करंट का. तो हमें देखिए नीडल का नॉर्थ डायरेक्शन होता है, साउथ डायरेक्शन, हमें ये देखना है किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा ये, राइट. सो आप इमेजिन करेंगे इसी डायरेक्शन में कोई बंदा स्विम कर रहा है, राइट. अगर वो इसकी मैग्नेटिक नीडल की तरफ देख रहा है तो नॉर्थ पोल उसका वहां पे डिफ्लेक्ट होगा उसके लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट. अब आप देख लीजिए जैसे वो स्विंग करेगा लेफ्ट हैंड किधर को पड़ेगा, वो उधर की तरफ नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा, ये वाला एंड डिफ्लेक्ट होगा उधर की तरफ, राइट. सो नीडल विल बी, यहाँ पे हम लिख देता हूं, नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड, needle will be deflected towards left hand, राइट. सिंपल था. सो यहां से हमें दो चीजें पता लगी, एक तो एक्सपेरिमेंट और एक ही आपका एम्पियर्स स्विमिंग रूल, राइट, जिससे हमें मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन पता लगता है. अब कुछ सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको अपनी बुक्स में दिखाई देंगी. जैसे एक है, अगर आप, लेट मी जस्ट रब दिस, अगर आप कोई स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, राइट, और उसके आसपास आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं, राइट. सो टू योर ऑब्जर्वेशन आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को कंडक्टर के आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लिया है, राइट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लिया है. अभी दिखाता हूं आपको. अगर देखिए ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है. अब देखिए इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, अगर मैं इसके आसपास, क्योंकि देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. अगर मैं आयरन फिलिंग्स डाल देता हूं इसके आसपास, तो ये आप आयरन फिलिंग्स अपने आप को इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेगी, राइट. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमें पता है सबको क्या होते हैं, राइट, विद दिस कंडक्टर एट सेंटर, एट सेंटर ऑफ दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट. सो ये जो, इससे हमें पता लगता है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, राइट. इसी तरह से अगर आप आयरन फिलिंग्स ना हटा करके इसके चारों तरफ एक रिंग बना देते हैं मैग्नेटिक नीडल्स का, राइट, ऐसे मैग्नेटिक नीडल्स का रिंग बना देते हैं, तो ये सारी की सारी रिंग एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, राइट. और अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देते हैं तो इनका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा. ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको बुक्स में दिखेंगे. सो मेजर थिंग इसमें यह है that Oersted through his experiment
proved the relationship between electricity and magnetism, right? उसने ये प्रूव करा that any conductor जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट? सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली अ स्पेस अराउंड magnet or a current carrying conductor, right, where magnetic field will feel its, or magnetic field will undergo deflection, right? I hope concept of magnetic field first point आपको clear हो गया. So it is a space around a conductor, right, carrying current, or the space around a magnet in which magnetic effect is felt. Magnetic effect कैसे felt होगा? यूजिंग मैग्नेटिक नीडल. आपको या आयरन फिलिंग्स लेके जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे इस तरह से, राइट? सो इट इज नथिंग बट अ स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट इज फेल्ट, राइट? हमने देख लिया मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से फील कर सकते हैं. सो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हो गया. अब हम बायोट-सेवर्ट लॉ पे आते हैं. अब बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? अब इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में, राइट, इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर मुझे, जैसे हम वहां पर क्या करते थे पहले वाले उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, राइट? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. इसी पेज पे कर लेते हैं, राइट? सब ये नोट्स लिखते जाइए क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बायोट-सेवर्ट लॉ पे है, राइट? आपको बायोट-सेवर्ट लॉ बहुत अच्छे से आना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर समझने के लिए, क्योंकि उसमें डेरिवेशंस हैं. डेरिवेशन ज्यादा टफ नहीं है, इजी है. देखिए, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट, लेट्स से लेट्स रब दिस आल्सो. आपकी जैसे बुक में है, एक बुक में देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट एलिमेंट, राइट, वो सब हमें देखना है यहाँ पर. अब देखिए, अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरह से, राइट, और हमें इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, राइट? क्योंकि हमें पता है अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो देखिए, जिस एयर में, अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ से, राइट? सो नाउ विल लुक एट बायोट एंड योर सेवर्ट लॉ. बायोट एंड सेवर्ट, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है. दे वर फ्रेंच साइंटिस्ट, राइट? जिस एयर में ऑयरस्टेड ने, राइट, जिस एयर में ऑयरस्टेड ने आपका ये एक्सपेरिमेंट किया था, राइट, टू प्रूव दैट करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, उसी साल में इन द सेम ईयर बायोट-सेवर्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे ऑन द सेम थिंग, राइट, करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे. और उन्होंने एक इक्वेशन या एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव किया जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट, राइट? सो बेसिकली बायोट-सेवर्ट लॉ ने क्या करा? दे डिराइव्ड एन इक्वेशन, right, using which we can calculate मैग्नेटिक फील्ड. बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अब देखिए एट पॉइंट पी हम क्या करते हैं कैलकुलेट करने के लिए इसको. देखिए, सबसे पहले हम एक करंट एलिमेंट लेट्स शो इट विद अ डिफरेंट कलर. हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक करंट एलिमेंट लेंगे. देखिए, करंट एलिमेंट क्या होता है? करंट एलिमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू डीएल. हम एक स्मॉल एलिमेंट लेके चलेंगे डीएल, राइट? फिर हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट और द स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर डीएल, राइट? बेसिकली हम बोलते हैं इसको दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल, राइट? ये होता है आपका करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? इसका डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये जो हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं ये एक डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, राइट? सो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है.
right? So this is it's a vector quantity, current element, which is a product of current and dl, small element dl, जिसकी वजह से हम ड्यू टू विच हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं एट पॉइंट पी यहाँ पर। अब देखिए किस किस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, पहली चीज, अच्छा बायोट सेवर्ट लॉ पे एक बार फिर से वापस जाते हैं। बायोट सेवर्ट लॉ में देखिए जब ये करंट फ्लो कर रहा था इस कंडक्टर में, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाए थे, राइट। अब एक और चीज ऑयरस्टेड ने, सॉरी ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट पे हम वापस आए हैं। ऑयरस्टेड ने एक और ऑब्जर्वेशन किया था, राइट, कि अगर हम इस मैग्नेटिक नीडल को जितनी पास लेके आएंगे इस कंडक्टर पे, राइट, दैट मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे हम कम करेंगे डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। सो एज द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक नीडल एंड करंट कैरिंग कंडक्टर डिक्रीजेस, तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, राइट। एक ये ऑब्जर्वेशन था। और दूसरा था अगर मैं इस कंडक्टर में ज्यादा करंट पास करूंगा देन डिफ्लेक्शन विल आल्सो इंक्रीज, राइट। ये क्यों होता है? डिफ्लेक्शन इसलिए इंक्रीज हो रहा था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रही थी, राइट, ज्यादा करंट भेजने से करंट कंडक्टर में। और दूसरी चीज, जब मैं मैग्नेटिक नीडल को करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ला रहा था तो उसके आसपास ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसलिए डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा था, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? डिफ्लेक्शन किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस और करंट पे, राइट। डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पे, राइट। सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जितना पास होंगे हम कंडक्टर के, मतलब ये आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, राइट। और ये बहुत तेजी से बढ़ती है, ये बढ़ती है आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर के रेट से। और जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, सो ये करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। ये दोनों चीजें ध्यान में रखना, ये हमें ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा था। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर। करंट को हम यहाँ पे आई लेते हैं, कैपिटल आई, राइट। दूसरा है दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट डीएल। जितना ज्यादा लेंथ है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। आई एम सॉरी, इट्स डी बी, राइट। और दूसरा एक और फैक्टर है, हमने देखा था जितनी पास जा रहे थे हम उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग था क्योंकि डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा हो रहा था और स्टेट एक्सपेरिमेंट में। सो जितना ज्यादा, जितना कम ये आर होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट आई फ्लो कर रहा है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन दिस कंडक्टर, right, directly proportional to the length of this small current element dl and inversely proportional to the square of this distance, right। और एक और चीज है, देखिए ये कंडक्टर है और ये है आपका करंट एलिमेंट, ये है आपका डिस्टेंस r फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस एंगल पे भी डिपेंड करती है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइन थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल, राइट। इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको 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 इसको, इन चारों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए हमें ये मिला आई, राइट। और ये क्या था? दूसरा था डीएल, राइट। एक था साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मिला, राइट। अब देखिए डी बी इज इक्वल टू, अब देखिए मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा के आई डी एल
देखिए साइन थीटा, अभी हम यहां से वेक्टर फॉर्म भी इसकी डिराइव करेंगे, आर स्क्वायर, राइट। अब देखिए सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू होती है 1। वहीं अगर मैं एसआई सिस्टम बोलूं, एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट्स में के की वैल्यू होती है न्यू अपॉन 4 पाई, राइट। न्यू होती है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू है आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। न्यू की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, राइट, वीबर पर एम्पियर मीटर, ये इसका यूनिट है। ऐसा ही हमने कूलाम्स लॉ में भी देखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट, कांस्टेंट के की वैल्यू थी। ऐसे ही यहाँ पे भी ये है, काफी सिमिलैरिटीज है, नोट करना दोनों में, हमें कंपेयर करना है क्योंकि आगे चल के, राइट। सो डीबी इज इक्वल्स टू, सीजीएस सिस्टम में तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। सो डीबी इज इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। वेयर एज एसआई में क्या हो जाएगा, डीबी इज इक्वल्स टू, के की वैल्यू हम रखेंगे न्यू 0, यही हम यूज करेंगे आगे भी न्यूमेरिकल्स में मोस्टली। देखिए आई डी एल साइन थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड डीबी, राइट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल। अगर हमें पूरे का निकालना है ड्यू टू एंड कंप्लीट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। ऐसे हमें स्मॉल आई डी एल डी एल डी एल स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट पी, उन सबको हम कंबाइन कर देंगे, राइट। कंबाइन करना मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। इसीलिए हमें, अगर ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी, तो हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। अभी हम देखते हैं आगे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। अब हम इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। और यहीं से एक और चीज अभी देख लेते हैं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और मिनिमम। देखिए पहले मिनिमम देखते हैं। मिनिमम देखिए, अगर मैं, देखिए थीटा पे डिपेंड, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है, राइट, एंगल पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये एंगल थीटा अगर मैं 0 ले लेता हूँ, ये थीटा अगर मैं 0 ले लेता हूँ, 0 का मतलब है यहीं पे इसी पर, या इसके एक्सिस पर ले लेता हूँ कहीं, राइट। सो थीटा अगर मैं 0 लेता हूँ, इसी कंडक्टर पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखने की कोशिश करता हूँ, इसका मतलब ये है 0 का मतलब, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी मिनिमम के केस में, थीटा इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ पे देखिए थीटा 0 रखूंगा मैं यहाँ पे अगर, तो साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो डीबी क्या हो जाएगी, साइन 0 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, डीबी इज इक्वल्स टू 0। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड दिस इज मिनिमम, राइट। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास प्रोड्यूस होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के। अगर मैं बिल्कुल इसी के ऊपर देखूं थीटा 0 करके, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया, राइट। अब हम देखते हैं मैक्सिमम, अब हम देखते हैं मैक्सिमम वाला केस। लेट मी रब दिस। अब देखिए मैक्सिमम, अगर मैं थीटा 90 लेता हूं, इसी फॉर्मूला में 90 डिग्री लेता हूं, दैट मीन्स थीटा 90 मतलब मैं, देखिए आईडीएल और इसके बीच में जो ये परपेंडिकुलर है, मतलब देखिए जो एंगल है एक्चुअल में थीटा, ये है इसके और इसके बीच का एंगल है, राइट। सो जब ये दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे, राइट, करंट एलिमेंट और ये आर, ये बिल्कुल जब परपेंडिकुलर होगा, मतलब जब हम इस करंट कंडक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जहां पे थीटा की वैल्यू होगी 90, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर है ऑन दिस
करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वहां पे थीटा 90 होगा, राइट। और हमें पता है साइन थीटा जो होगा इस केस में साइन 90 ये हो गया 1, राइट। सो डीबी क्या हो जाएगा, डीबी परपेंडिकुलर टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर थीटा 90 होगा जब, मतलब आर और आईडीएल के बीच का एंगल, राइट, 90 होगा जब, तो डीबी मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी इस डायरेक्शन में, ये होगी आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये है फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो मिनिमम और मैक्सिमम याद रखना। और एक और चीज, अगर मान लिया जाता है इसी, एक चीज हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, राइट। वैसे ही अगर ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स या ड्यू टू डिफरेंट कंडक्टर्स में एक पॉइंट पे निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड, तो ड्यू टू ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, हम उन सबको ऐड कर देंगे। मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, राइट। सो ड्यू टू ऑल दीज कंडक्टर्स मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये जितनी करेगा, ये जितनी करेगा, वैसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, इन सबको हम ऐड कर देंगे, राइट। क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है और हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी ड्यू टू ऑल दीज इंडिविजुअल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये तो समझ में आ गया डेरिवेशन बायोट-सेवर्ट लॉ का। अब वेक्टर फॉर्म में आ जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखिए हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो ये है, डी बी इज इक्वल टू योर आई डी एल साइन थीटा, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए वेक्टर फॉर्म की जब भी हम बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है डायरेक्शन से। ये चीज देखिए आपको इस तरह से पता होना चाहिए सब कुछ, हम क्यों कर रहे हैं चीजें, राइट। वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है डायरेक्शन से, राइट। सो जब भी हम इस, अब हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की जब बात करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते थे, हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हम क्या करेंगे, डीबी को यूनिट वेक्टर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यूनिट वेक्टर 11th में पढ़ा है, ये होता था, राइट, सिंपल। तो देखिए डीबी ये हो जाएगा का आई डीएल, डीएल भी वेक्टर है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखिए मैंने इसको फॉर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर होता है ये। अब यहाँ पे मैं रखूंगा और आर, और यहाँ पे आर स्क्वायर पहले से ही है, तो इन दोनों का देखिए, अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ ठीक से, वेक्टर वेक्टर में एक साथ ले लूंगा, राइट, आई डी एल, राइट। और यहाँ पे है, अब देखिए इन दोनों का, देखिए एक चीज क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता है, राइट। देखिए अगर मैं डी एल क्रॉस आर करूं तो क्या मिलेगा मुझे, आर डी एल साइन थीटा, राइट। अब देखिए ये वाला जो टर्म है आपका, शो द डिफरेंट कलर, देखिए जो ये वाला टर्म है, मैं इस पे ये चीज अप्लाई करूंगा, ये देखिए आर डी एल साइन थीटा, आर डी एल साइन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर, आर डी एल साइन थीटा की जगह मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिख दूंगा। एक्चुअल में आर डी एल साइन थीटा क्या है, इट्स नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है ये, है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ऑफ डी एल एंड आर, डी एल क्रॉस आर इज आर डी एल साइन थीटा। तो मैं आर डी एल साइन आर डी एल साइन थीटा की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी एल क्रॉस, लेट्स यूज द सेम, डी एल क्रॉस आर, राइट। और देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, आर क्यूब, सॉरी यहाँ पे हमने कांस्टेंट नहीं लिखा, के, अगर हम एसआई सिस्टम हम ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे
देखिए dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए dB SI सिस्टम में हो जाएगा न्यू 0/4 पाई, वो भी तो हमें लेना है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, राइट। आई होप बस आपको ये याद रखना है, वेक्टर फॉर्म के लिए हमने ये यूज किया है, वेक्टर वाला फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, राइट। तो यहाँ पे ये सब कुछ हमारे पे था ही, बस हमने जब हमने डायरेक्शन की बात की, वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर से। जब हमने यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया, राइट, तो इसको और इसको हमने एक साथ लेके और इसके साइन थीटा के साथ हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, तो आपका ये आ गया, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। ये बहुत बार पूछा गया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, BS लॉ लिख दिया मैंने, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन एक्चुअल में एक रूल गाइड करता है हमें फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। उस रूल को हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट। और राइट हैंड, सॉरी, इसको हम बोलते हैं राइट, दो दो नाम से ये जाना जाता है, एक है राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, और राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या करते हैं, आप अपना राइट हैंड रूल सीधा हाथ लो, इस तरह से, इस तरह से, राइट। देखिए इस तरह से क्या होगा, देखिए जो थंब है आपका, ये करंट की डायरेक्शन में जाएगा, और जो आपकी ये फिंगर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाती है। ये फिंगर्स विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो फिंगर्स का ये जो कर्ल है, कर्ल जो बन रहा है डायरेक्शन है, यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, एज पर योर राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल, राइट। सो dB would obviously be the direction of cross product, right? So right hand thumb rule will tell us the direction of magnetic field, right? अब देखिए एक चीज, ये जो हमने निकाला था, देखिए ये जो हमने निकाला है, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dB। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस कंप्लीट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ है L, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, राइट। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, दोनों साइड पे मुझको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए इसको इंटीग्रेट करूंगा मतलब मैं छोटे डीबी सब ऐड कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इज बी, राइट। देन इंटीग्रेशन ऑफ न्यू 0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए न्यू, अब इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे और इस एक्सप्रेशन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे कैसे करेंगे, राइट। और इंटीग्रल ऑफ dl, इसे ध्यान रखना, अगर सर्कल है तो क्या होगा, अलग अलग शेप पे डिपेंड करता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। सो टू गेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं, राइट। लेट्स गो अहेड एंड कंपेयर द टू। अब देखिए बायोट-सेवर्ट लॉ, लेट्स कंपेयर द टू, बायोट-सेवर्ट लॉ, याद रखना दोनों फ्रेंच साइंटिस्ट थे, बायोट-सेवर्ट लॉ, एंड दे वर्कड इन द सेम ईयर। जब ऑयरस्टेड ने काम किया था तो इन्होंने भी ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बना दिया, इक्वेशन बना दी, बिग थिंग, राइट। सो देखिए बायोट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, B इज इक्वल टू न्यू 0/4 पाई, राइट, dB का जो भी कह लो आप, आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है ऐसी कूलाम्स लॉ से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, राइट, हमने किया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी,
फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी एज पर कूलाम्स लॉ, वो होती थी फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही होती थी। फॉर्मूला जो आया था वो आया था डीई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो होती थी डीई, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता था डीई इज इक्वल्स टू डीई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता था। अब इन दोनों से हमें कुछ सिमिलैरिटीज देखनी है और कुछ डिफरेंसेस देखने हैं। अब हमने डी भी लिया है तो इसको भी यहाँ पे हम डी क्यू ले लेते हैं, राइट, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। देखिए सिमिलैरिटीज देख लेते हैं पहले कुछ, राइट। सिमिलैरिटीज में हमने एक चीज देखी थी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वो फॉलो करती थी आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो बोथ फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी मैंने पीछे बात करी थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड बोथ फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। ये एक सिमिलैरिटी हो गई। अब देखिए दोनों, देखिए इसमें भी 1/r² है, इसमें भी 1/r² है। तो जैसे जैसे हम सोर्स के पास जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होती है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर दिस फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एज पर दिस फॉर्मूला। So both follow inverse square law and increases as we go near the source, right? Both follow inverse square law. Inverse square law आप आई होप आपको सबको पता होगा, ये जो 1/r² पे जो डिपेंडेंस होता है इसी को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, राइट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा एक है सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, करंट एलिमेंट आईडीएल, याद रखना I/dl, इसको बोलते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट को करंट एलिमेंट। ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट ही हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। सो सोर्स जो है वो है करंट एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सोर्स जो है वो है डी क्यू चार्ज। सो दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं। फॉर्मूले से हमें दिख रहा है दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ depend linearly on their source, right? So linear dependence on source, right? ये लिख लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ डिसिमिलैरिटीज में। देखिए डिसिमिलैरिटीज जो सबसे पहले आपको दिखेगी, डिफरेंसेस। देखिए एक जो है, जो बायोट-सेवर्ट लॉ है वो एंगल पे डिपेंड करता है और यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी काइंड ऑफ एंगल, राइट। राइट, देयर इज नो डिपेंडेंस ऑफ एंगल। एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया, देखिए जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो सिर्फ आईडीएल और आर पे डिपेंड करता है, राइट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल, यहाँ पे देखोगे, लेकिन यहाँ पे ये एंगल पे डिपेंड करता है बिटवीन दिस सोर्स एंड जहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। सो देयर इज डिपेंडेंस ऑन एंगल। और यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो फोर्स थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहाँ पे एक्ट करती थी, ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। हमेशा इसी लाइन पे, आपको याद होगा, अगर क्यू चार्ज की वजह से, ड्यू टू क्यू चार्ज, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे एक छोटा टेस्ट चार्ज लेके आता था। अब इस पे फोर्स चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो लगेगी अलोंग दिस लाइन ही। अट्रैक्टिव हुई तो ऐसे लगेगी, रिपल्सिव होगी तो ऐसे लगेगी, अलोंग द लाइन ही लगेगी, राइट, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। लेकिन इस केस में देखिए
ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे आप निकालना चाह रहे हो तो ये इसके एंगल पे डिपेंड करती है, राइट। डायरेक्शन यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे डायरेक्शन एंगल पे डिपेंड करता है, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज perpendicular to the current element as well as the line joining the element. ये है करंट एलिमेंट, सॉरी देखिए ये है करंट एलिमेंट और ये है लाइन ज्वाइनिंग द करंट एलिमेंट टू दिस पॉइंट, राइट। और जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट, राइट। देखिए करंट परपेंडिकुलर टू व्हाट, टू द करंट एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द करंट एलिमेंट टू द पॉइंट P। ये लिख लीजिए आप, ये आपको ध्यान रहेगा, राइट। और दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस हमने देखा था दैट dq जो है यहाँ पे देखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी थी, राइट। dq इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में स्केलर क्वांटिटी है, वेयरएस अगर आप इसको देखें, इस फॉर्मूले को देखें, जो आईडीएल था करंट एलिमेंट जो था ये वेक्टर था, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेयरएस यहाँ पे जो dq था, dq स्केलर क्वांटिटी। ये एक डिफरेंस है, राइट। और इसका डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन, जो आइडियल है इसका डायरेक्शन क्या था, ये आइडियल ये था ना, करंट भी यहीं बह रहा है, आइडियल का डायरेक्शन क्या था, डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपका कंपैरिजन भी हो गया, राइट। बायोट-सैवर्ट लॉ भी हमने देख लिया, राइट। और हमने ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट भी देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ अप्लाई करके हम ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ कंडक्टर्स, करंट फ्लोइंग इन डिफरेंट शेप्स ऑफ कंडक्टर, हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल्स देखेंगे। सो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझना है, राइट, इसी तभी आपको आगे चीजें क्लियर होंगी। थैंक्स।